हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर, माई सेल्फ अनुज कुशवाहा। तो जीआईसी और यूपीपीजीटी के इस लेक्चर सीरीज में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन थियरी ऑफ रिलेटिविटी। पिछले लेक्चर में हमने थियरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट को समझा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने आपको बताया, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स, और उसके बाद कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर 5 इंपॉर्टेंट फार्मूले हमने देखे थे। तो अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है, आप सीधे इस लेक्चर में एंट्री कर रहे हैं, तो आप पहले उस लेक्चर को देखिए ताकि इस लेक्चर में डिस्कस होने वाले न्यूमेरिकल्स आपको और अच्छे से समझ में आए। जितने भी फार्मूले इस चैप्टर में यूज होते हैं, जितने भी तरह के न्यूमेरिकल्स की पॉसिबिलिटीज हैं, उन सारी चीज़ों को हमने पिछले लेक्चर में पॉइंट आउट किया हुआ है। और अगर आपने वो लेक्चर देख लिया है तो चलिए फिर शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर के साथ साथ और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर के बारे में आपको बता दें कि इस चैप्टर में जितने भी फार्मूले आपने पढ़े हैं उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल से कहीं ज़्यादा सीधे सीधे उन फार्मूलों को पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो मेरा आपके लिए ये सजेशन है कि जितना भी हमने आपको पिछले लेक्चर में फार्मूला मेंशन किया था उन सबको एक पेज पर आप नोट कर लीजिए और उसको 1 से 2 बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस को करने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिख रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विथ वेलोसिटी u, कोई बॉडी है जिसका मास गिवन है और उसकी वेलोसिटी गिवन है, तो कह रहे हैं कि देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ रेस्ट मास m नॉट, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आपको बॉडी की बतानी है जिस बॉडी का रेस्ट मास m नॉट है। तो रेस्ट मास मतलब जब वो रेस्ट में रहता है, जब वो विराम अवस्था में रहता है, ये विराम द्रव्यमान रेस्ट मास की वैल्यू यहाँ पर गिवन है और आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो आप ध्यान दीजिएगा, हमने एक फार्मूला आपको पॉइंट आउट किया था। रिलेटिविस्टिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है या एनर्जी का जो फार्मूला होता है E इज इक्वल टू mc², ये क्या था? ये था कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने पढ़ा था, जो V इज कंपेरेबल टू C के केस में लागू होता है, उसके 5 कॉन्सिक्वेंस हमने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे। उन्हीं 5 कॉन्सिक्वेंस में ये भी फार्मूला आया था। इसको बोलते थे एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये जो रिलेशन है वो ये बताता है कि अगर किसी बॉडी का मास m है तो उसकी एनर्जी E होगी और इनके बीच का रिलेशन होगा E इक्वल टू mc²। और इसमें जो m है ये कौन सा मास है? तो यहाँ जो हमने m यूज किया है ये है आपका रिलेटिविस्टिक मास। रिलेटिविस्टिक मास, तो रिलेटिविस्टिक मास जब आप यूज करेंगे तो जो एनर्जी आएगी वो रिलेटिविस्टिक एनर्जी आएगी या कह लीजिए टोटल एनर्जी आएगी, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा E इज इक्वल टू mc² जो है वो टोटल एनर्जी का फार्मूला है। और अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो उसका मास क्या यूज करेंगे हम? रेस्ट मास। और रेस्ट मास अगर है उसका m नॉट, तो ऐसे में इस फार्मूले से जो एनर्जी आप निकालेंगे उसको हम बोलेंगे रेस्ट मास एनर्जी। ये रेस्ट मास के केस में एनर्जी है बॉडी का, और ये जब बॉडी मूव करेगी, रिलेटिव मास उसका m हो जाएगा, m नॉट से वेरी होके m हो जाएगा, तो उसकी एनर्जी का फार्मूला ये है। तो एक बात बताइएगा, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, रिलेटिविस्टिक मास को अगर आप कंसीडर कर रहे हैं, रिलेटिविस्टिक मास को, तो इसके पास जो भी एनर्जी है वो टोटल एनर्जी बोली जाएगी। और ये जो एनर्जी है वो क्या है? इसको बोलेंगे रेस्ट मास एनर्जी। तो ध्यान रखिए, अगर आपको क्या निकालना है, अगर आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी, तो कभी भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू, आप ये कह सकते टोटल एनर्जी, ये है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, और ये क्या है? रेस्ट मास एनर्जी। तो अगर हम टोटल एनर्जी में से रेस्ट मास एनर्जी को माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी। और टोटल एनर्जी का फार्मूला है ये टोटल मास c², यानी रिलेटिविस्टिक मास है ये। और रेस्ट मास एनर्जी का मतलब कि रेस्ट मास आपको यूज करना पड़ेगा mc²। तो यानी काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो ये आ जाता है। अगर इसमें आप चाहें तो c² को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा m माइनस m नॉट और उसके बाहर c²। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, वैसे तो एज अ फार्मूला ही यहाँ पर ऐसे ही पूछ लिया गया है, ऐसे तो आप इसको सॉल्व कर लिए आराम से, m माइनस m नॉट c²। लेकिन इस कॉन्सेप्ट पर कई बार न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है।
तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी, किसी भी रिलेटिविस्टिक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा। वैसे नॉर्मल जो बॉडीज़ होती हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अगर सी से आप कनेक्ट नहीं करते तो हाफ mv² होता है, बट अगर रिलेटिविस्टिक बॉडी यानी कि जिसकी स्पीड सी की स्पीड के कंपेरेबल हो, तो रिलेटिविस्टिक बॉडी के काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी। और टोटल एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी दोनों के लिए आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्वेशन यूज करेंगे। टोटल एनर्जी में m ही होगा, ये m की जगह पर m यानी रिलेटिविस्टिक मास, और रेस्ट मास एनर्जी निकालेंगे तो m की जगह पर m0 आ जाएगा, और इस m0 को क्या बोलते हैं, रेस्ट मास। ठीक है, तो टोटल एनर्जी में से अगर रेस्ट मास एनर्जी को माइनस कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो सीधे फार्मूला भी पूछ सकते हैं और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप कहीं पर नोट कर लीजिए, जो थियरी का आपने कल की लेक्चर में जो हमने थियरी मेंशन करी थी वहाँ पर ये चीज़ मिस हो गया है, तो क्वेश्चन के भरोसे आपने सीख लिया, तो इसको अब आप वहीं पर नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स रिलेटिविस्टिक लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। रिलेटिविस्टिक लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटीज, ये भी क्या है, ये भी कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के 5 कॉन्सिक्वेंस हमने आपको बताए थे पिछली क्लास में, उसमें से ये तीसरे नंबर पर हमने आपसे मेंशन किया था कि रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटी या वेलोसिटी एडिशन थ्योरम क्या होता है। तो उसमें आपको एक फार्मूला जो हमने मेंशन किया था, इसको अगर आप नोट कर लिए तो हम इसको हटा देते हैं फिर। तो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम में जो फार्मूला हमने डिराइव किया था, हमने कहा था लिखिएगा ux इज इक्वल टू ux डैश प्लस वी अपान 1 प्लस ux डैश वी और अपान में c स्क्वायर। ये फार्मूला हमने कहा था, आप इसको याद कर सकते हैं। अगर आप ux की जगह पर ux डैश रखेंगे तो इसकी ux डैश की जगह पर ux लिखना पड़ेगा, और प्लस को माइनस भी कर सकते हैं। और ux डैश और v क्या है ये हमने सब आपको बता दिया है कि अगर हम 2 इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लें, एक फ्रेम s हो दूसरा s डैश हो, और कोई पार्टिकल हो पॉइंट p हो, तो इस पॉइंट p पर जो पार्टिकल है उसका इस फ्रेम s के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो है ux, और फ्रेम s डैश के रिस्पेक्ट में जो उस पार्टिकल की वेलोसिटी है वो ux डैश, और जो v है वो इस दूसरे वाले फ्रेम s डैश की वेलोसिटी है v। तो ऐसे केस में वेलोसिटी एडिशन थ्योरम से जो रिजल्ट आता है वो आता है ux इज इक्वल टू ux डैश प्लस v अपान 1 प्लस ux डैश v अपान c स्क्वायर। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि ये 4 इन्होंने फार्मूले लिख रखे हैं, कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा फार्मूला है जो रिलेटिविस्टिक लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटीज को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब इस वाले कॉन्सेप्ट को इसमें से चारों में से कौन एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये देखिए v1 प्लस v, बिल्कुल नहीं। ये देखिए v1 प्लस v2 अपान 1 प्लस v1 v2 अपान c स्क्वायर, ये है जो फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है वही फार्मूला ये भी है, सिर्फ इन्होंने क्या किया है ux डैश और v की बजाय इन्होंने v1 और v2 लिया हुआ है। तो यही फार्मूला तो आपके इस एडिशन वेलोसिटी थ्योरम से मैच कर रहा है, इसका मतलब ये आंसर करेक्ट होगा। और बाकी आप देख लीजिए कोई भी मैच नहीं कर रहा है, इसमें दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें स्क्वायर करके प्लस किए हैं, तो ये कोई भी मैच नहीं कर रहा है। सिर्फ यही वो फार्मूला है जो वेलोसिटी एडिशन थ्योरम से मैच कर रहा है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा कि इस क्वेश्चन में भी हमने कॉन्सिक्वेंस ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को ही यूज किया है, उसी के रिजल्ट के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। और ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए फार्मूले वाले। कई बार तो ऐसा है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें पूछा गया है कि ये जो चारों, मतलब नाम नहीं मेंशन है, चारों इक्वेशन लिख दिए गए और उसमें से पूछा गया कि बताइए जो ऊपर चारों इक्वेशन का सेट है वो कौन से इक्वेशन का सेट है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है कि न्यूटोनियन रिलेटिविटी इक्वेशन है या फिर कोई और इक्वेशन है। तो ऐसा भी कई बार पूछा हुआ है, तो वही चीज़ हम आपको बार बार नहीं यहाँ पर बता सकते हैं, क्योंकि थियरी में हमने उसके बारे में काफ़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन करी है। तो हम सिर्फ वहाँ यही चीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कुछ फ़ायदे का हुआ और जिसमें कुछ चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली हो। ठीक है, तो एक ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन था, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट फॉर द प्रोपागेशन ऑफ लाइट वेव इज गिवन बाई। फिर से वही बात है, 4 फार्मूले गिवन हैं और इसमें से कह रहे हैं कि कौन सा फार्मूला है जो रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट के फार्मूले से मैच करता है या रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट की फिनोमेना को बताने वाला एक्सप्रेशन है या रिजल्ट है। और इसमें देखिए है तो आसान चीज़ कि फार्मूला ही पूछा गया है, लेकिन जितने ऑप्शन लिखे हुए हैं आप इनको देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, न्यू इज इक्वल टू न्यू डैश
अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर अपान 1 प्लस वी अपान सी कॉस थीटा। और दूसरा रिजल्ट देखिए न्यू इक्वल टू न्यू डैश, और ये तो हमने मतलब अच्छा ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है यानी हमने रूट नहीं लगाया है। 1 माइनस बी स्क्वायर अपान सी, यानी इस वाले रिजल्ट में और इस वाले रिजल्ट में सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, यहाँ स्क्वायर रूट लगा हुआ है और यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं लगा हुआ है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ वाले फार्मूले में और यहाँ वाले फार्मूले में सब कुछ सेम है, सिर्फ जहाँ न्यू लिखा था वहाँ न्यू डैश लिखा है, जहाँ न्यू डैश था वहाँ न्यू लिखा हुआ है, फिर से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। और इसी तरह से आपका अगला ऑप्शन भी है। तो ध्यान से एकदम इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए, और हम आपको ध्यान दिला देते हैं कि न्यू इज इक्वल टू न्यू डैश टाइप का रिजल्ट है। न्यू इज इक्वल टू न्यू डैश, जहाँ पर न्यू क्या है, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ये रियल फ्रीक्वेंसी, रियल फ्रीक्वेंसी। और न्यू डैश क्या है, ये है अपारेंट फ्रीक्वेंसी, अपारेंट फ्रीक्वेंसी। जब कोई सोर्स ऑफ लाइट हमारे पास आती है तो अपारेंट फ्रीक्वेंसी रियल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है। जब कोई सोर्स ऑफ लाइट हमसे दूर जाती है तो अपारेंट फ्रीक्वेंसी रियल फ्रीक्वेंसी से कम हो जाती है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट क्या होता है। तो कोई भी सोर्स जब हमारे नज़दीक आता है तो अपारेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, अपारेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने से वेवलेंथ अपारेंट कम हो जाती है। अपारेंट वेवलेंथ कम होने का मतलब कि जो स्पेक्ट्रम है वो ब्लू कलर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज ब्लू शिफ्ट। तो कोई भी स्टार हमारे नज़दीक आ रहा है तो उसके स्पेक्ट्रम में ब्लू शिफ्ट मिलेगा, दूर जा रहा है तो उसके स्पेक्ट्रम में रेड शिफ्ट मिलेगा। और यूनिवर्स में रेड शिफ्ट देखने को मिलता है, इसका मतलब कि जितने भी स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, वो लगातार हमसे दूर जा रही हैं, मतलब कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, तो डॉपलर इफेक्ट का जो रेड शिफ्ट का कॉन्सेप्ट है, दैट वेरीफाइज दैट यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका रियल फार्मूला है, ध्यान रखिएगा। न्यू इक्वल टू न्यू डैश होता है, ये वाले में कंफ्यूज मत हो जाइए कि न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू होता है। तो ये तीसरा नहीं है, ये पहला वाला फार्मूला ही करेक्ट फार्मूला है। लास्ट लेक्चर में हमने इसको मेंशन भी किया था। अब देखिए ये तो ठीक है, आपने ये फार्मूला अगर बहुत ही एकदम दृढ़ हो गए, आपने याद कर लिया कि कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो इसी में थोड़ा सा और एक स्टेप और आगे बढ़ गया, थोड़ा सा एडवांस हो गया है। इसमें देखिए क्या दिया, वो लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट, और यहाँ पर सिर्फ क्या है, रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। तो जो डॉपलर इफेक्ट होता है वो दो वेराइटी का, दो टाइप का होता है। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर डिफरेंस हो रहा है, मतलब दोनों क्लोज आ रहे हैं या दोनों दूर जा रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है इस टाइप का, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट। लेकिन अगर ऐसा है कि ऑब्जर्वर यहाँ पर है और सोर्स इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है ना, ये ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है और सोर्स इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर इसके नज़दीक आ रहा है या दूर जा रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल डॉपलर इफेक्ट। तो अभी जो क्वेश्चन पूछा गया वो लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट का, वो भी कब, व्हेन सोर्स इज अप्रोचिंग, मतलब जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर के नज़दीक आ रहा है, और जब सोर्स ऑब्जर्वर के नज़दीक आ रहा है तो ऑब्जर्वर का फील्ड ऑफ डायरेक्शन ये है, देखने का व्यू का डायरेक्शन ये है, और सोर्स के ये जो सोर्स है उसके इधर आने का डायरेक्शन ये है। तो मतलब एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व कर रहा है, तो दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हुए। इसको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल या अपोजिट। तो कह रहे हैं कि ऐसे केस में अपारेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का कौन सा फार्मूला करेक्ट होगा। तो पिछली क्लास में हमने आपसे ये कहा था कि आप मेन फार्मूला याद कर लीजिए। अब अगर ऑब्जर्वर के नज़दीक सोर्स आ रहा है तो थीटा की वैल्यू अलग होगी, दूर जा रहा है तो अलग होगी, ट्रांसवर्सल डॉपलर इफेक्ट है तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर्स की ओर आ रहा है, तो थीटा की वैल्यू होगी 180 डिग्री। और देखिए इसी फार्मूले को अगर हम सॉल्व करें तो कोई ऑप्शन मैच करना चाहिए। अगर इस फार्मूले को हम लेकर चलें, न्यू इज इक्वल टू न्यू डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी बाई सी कॉस थीटा, और सोर्स जब ऑब्जर्वर की ओर आ रहा है, ये ऑब्जर्वर है मान लीजिए और ये सोर्स है, तो सोर्स इधर आ रहा है, ऑब्जर्वर इधर से ऐसे देख रहा है, दोनों अपोजिट है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री रखेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस 180 की वैल्यू कितनी, कॉस 180 की वैल्यू -1। तो जैसे इसकी वैल्यू -1 रखेंगे तो ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो हम इसको यहीं पर हटाते हैं और इसको माइनस कर देते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब और सिंप्लीफाई करिए, न्यू इज इक्वल टू न्यू डैश, और इसको हम दो स्टेप में लिख रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये अंदर जो है वो वी है और बाहर जो है वो न्यू है, फ्रीक्वेंसी और ये वेलोसिटी।
और अपान में 1 माइनस वी अपान सी। अब ये देखिए जो अपान में 1 माइनस वी अपान सी है, हम इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस वी अपान सी और अंडर रूट 1 माइनस वी अपान सी। और ये जो दोनों पार्ट हैं रूट के अंदर, हम इनको अलग अलग स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं। और अंडर रूट 1 माइनस वी अपान सी एक पार्ट से कैंसिल हो जाएगा। और ये पूरा पार्ट रूट में है, ये पूरा पार्ट भी स्क्वायर रूट में है, तो हम इसको लिख सकते हैं थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए इनको हटाते हैं, यहीं पर लिखते हैं। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो यह आ जाएगा अंडर रूट, ऊपर वाले अंडर रूट में कितना आया था 1 प्लस वी बाई सी, और नीचे वाले अंडर रूट में कितना आ गया है, यहाँ पर आ गया है 1 माइनस वी बाई सी। देखिए सी से इसमें मल्टीप्लाई करिए, सी से इसमें मल्टीप्लाई करिए तो सी प्लस वी अपान सी और सी माइनस वी अपान सी। सी से ये सी कट जाएगा, यानी न्यूमरेटर में मिलेगा अंडर रूट सी प्लस वी और डिनोमिनेटर में मिलेगा अंडर रूट सी माइनस वी। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है न्यू इक्वल टू न्यू डैश के। तो न्यू इज इक्वल टू न्यू डैश और उसके साथ में, यानी ये इसके साथ में ये न्यू डैश मल्टीप्लाई में है। तो आपसे अपारेंट फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, तो अपारेंट फ्रीक्वेंसी न्यू नहीं है, अपारेंट फ्रीक्वेंसी न्यू डैश है। तो जब न्यू डैश की वैल्यू, इसको ट्रांसपोज करके न्यू डैश की वैल्यू निकालेंगे तो ये पूरा पार्ट इधर ऊपर चला जाएगा और ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, यानी अंडर रूट सी माइनस वी वाला पार्ट ऊपर होगा और जो प्लस वाला पार्ट है वो नीचे होगा। तो अंडर रूट सी माइनस वी अपान में अंडर रूट सी प्लस वी और इंटू में न्यू, यानी कि ये आंसर जो है, पहला आंसर जो आएगा वो करेक्ट आ जाएगा, अंडर रूट सी माइनस वी ऊपर। ठीक है, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये डॉपलर इफेक्ट का जनरल फार्मूला जरूर याद रखना है। बाकी उसके बाद सोर्स अगर अप्रोच कर रहा है तो थीटा 180 डिग्री, सोर्स अगर अवे जा रहा है, दूर जा रहा है तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और अगर सोर्स बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रहा है यानी ट्रांसवर्सल डॉपलर इफेक्ट है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अभी तो हमने बड़े सिंपल से क्वेश्चंस किए हैं पहली स्लाइड में। अभी इसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, जिसमें कुछ थोड़े से लेवल को हम पढ़ाते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है बट लैंग्वेज इसका बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि अ मैन इज रॉकेट शिप इज ट्रैवलिंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 0.9 सी इज द स्पीड ऑफ लाइट रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। यानी अर्थ पर कोई एक ऑब्जर्वर है और उसके रिस्पेक्ट में कोई आदमी है जो किसी रॉकेट में बैठा हुआ है और उसकी जो स्पीड है अर्थ के रिस्पेक्ट में दैट इज 0.9 सी, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट के काफ़ी करीब है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से जा रही है। आगे है ही फोर्सेस अ प्रोटॉन इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल एट अ वेलोसिटी ऑफ 0.9 सी रिलेटिव टू रॉकेट शिप। मतलब वो जो रॉकेट है जिसके अंदर कोई एक आदमी बैठा है, वहाँ से एक प्रोटॉन आगे जाता है और वो प्रोटॉन जो है वो इस रॉकेट के रिस्पेक्ट में, यानी आप ये अभी तक मान सकते हैं सारी बातों को देखते हुए आप ये समझ सकते हैं कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका अर्थ है और दूसरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो आपका वो रॉकेट है, रॉकेट शिप कह लीजिए। ये एक ऑब्जर्वर यहाँ पर अर्थ पर है और एक ऑब्जर्वर इस रॉकेट के अंदर है, और जो प्रोटॉन की बात चल रही है, जो प्रोटॉन जो है चल रहा है वो 0.9 सी से वो भी चल रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, तो इस दूसरे वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। यानी अगर इसको आप एस कहते हैं और इसको एस डैश कहते हैं तो इस एस डैश के रिस्पेक्ट में जो प्रोटॉन नाम का पार्टिकल है उसकी स्पीड दिया हुआ है, वो जो प्रोटॉन है वो इसके रिस्पेक्ट में कितना चल रहा है 0.9 सी के स्पीड से। यानी आप ये कह सकते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में इनकी जो स्पीड है यानी कि यू एक्स डैश दैट इज 0.9 सी, और यहाँ से जो अर्थ के रिस्पेक्ट में ये फ्रेम यानी रॉकेट जो जा रहा था वो 0.9 सी की स्पीड से जा रहा था, यानी रॉकेट की जो स्पीड है v इज इक्वल टू ये भी 0.9 सी है, और यहाँ पर ये है आपका प्रोटॉन। सिचुएशन को बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो रॉकेट की स्पीड दी हुई है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो ये अगर अर्थ है, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो रॉकेट है कह लीजिए ये भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो इसकी जो स्पीड है वो इसके रिस्पेक्ट में 0.9 सी है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी स्पीड जो है वो ये रॉकेट शिप की जो स्पीड है उसको तो हम भी कहते थे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एक फ्रेम एस हो और एक एस डैश हो, एस डैश फ्रेम किसी स्पीड से आगे बढ़ रहा हो और कोई पार्टिकल हो जिसका हमको वेलोसिटी का रिलेशन चाहिए इस फ्रेम और इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर वही सारी सिचुएशन है कि पार्टिकल जो है वो प्रोटॉन है, ये जो फ्रेम है यहाँ पर रॉकेट है, और ये जो फ्रेम है वो हमारा अर्थ है। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में इस रॉकेट की स्पीड यानी इस वाले फ्रेम की स्पीड 0.9 सी सबसे पहले गिवन है, और दूसरा ये जो वैल्यू गिवन है स्पीड या वेलोसिटी का वो किसका है, ये उस पार्टिकल का स्पीड है।
और किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो इस वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में स्पीड दिया हुआ है, यानी कि एस डैश फ्रेम के स्पीड में इसका रिस्पेक्ट में स्पीड दैट इज यू एक्स डैश। तो अगर आपको v गिवन हो और यू एक्स डैश गिवन हो तो यू एक्स पता करने के लिए आप वेलोसिटी एडिशन थ्योरम यूज कर सकते हैं, दैट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। और रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम से आपको पता है यू एक्स कैन बी रिटन एज यू एक्स डैश इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की वेलोसिटी प्लस v इस फ्रेम की वेलोसिटी अपान 1 प्लस यू एक्स डैश v और अपान सी स्क्वायर। ठीक है, सारी वैल्यूज आपको पता है, पुट करिए। यू एक्स डैश भी 0.9 सी और v भी 0.9 सी और अपान में 1 प्लस ये 0.9 सी इंटू 0.9 सी और अपान में सी स्क्वायर। देखिए यहाँ c इंटू सी जो है वो सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 0.9 सी प्लस 0.9 सी कितना आ जाएगा, 9 और 9 18, यानी कि 1.8 सी आ जाएगा और अपान में 1 प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और 9 81 और 2 अंक पर दशमलव यानी 0.1 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 1 सी और अपान में ये आ जाएगा 1.81 सी। जरा ध्यान से देखिए, ऊपर वाली जो वैल्यू है वो 1.8 है। 1.8 का मतलब कि आप इसको 1.80 बोल सकते हैं और नीचे जो अपान में वैल्यू है दैट इज 1.81। तो बहुत ही थोड़ा सा ये जो डिनोमिनेटर में है, जो हर में वैल्यू लिखी हुई है वो अंश से बहुत थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा है, तो एक बार तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, 0.99 करके समथिंग आएगा। तो डिवाइड करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि जितने ऑप्शन यहाँ पर गिवन है 0.995 सी और अगला ऑप्शन है 9.99 सी, ये 99.5 और ये 9.95। तो चारों ऑप्शन को देखने से तो क्लियर है कि जो रिजल्ट यहाँ से आएगा वो लेस देन 1 आएगा और लेस देन 1 का मतलब कि 0.99 समथिंग होगा। तो अगर इस तरीके का ऑप्शन है तो आपको तो डिवीजन करने की ज़रूरत भी नहीं है। और एग्जाम में भी क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है कि आपको मल्टीप्लाई और डिवीजन के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको एक ओवरऑल अप्रोच पता हो जाएगा कि आंसर किस टाइप का आएगा। तो आपका आंसर 0.99 समथिंग टाइप का आएगा। अगर सारी वैल्यूज जैसे एक वैल्यू 0.995 है, अगली वैल्यू होती 0.993, अगली वैल्यू होती 0.990, तो ऐसे में आपको डिवाइड करना पड़ता, क्योंकि इतनी बारीक डिफरेंस को आप तभी समझ पाएंगे जब आप डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन था और आप डिवाइड कर सकते हैं, ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी एडिशन थ्योरम के ऊपर इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। पिछले लेक्चर में हमने मेंशन भी किया था कि अभी आप वेलोसिटी एडिशन थ्योरम के फार्मूले को समझ लीजिए, इसके ऊपर बेस्ड जब न्यूमेरिकल समझाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट एस और एस डैश का जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि वो वादा मेरा पूरा हो गया होगा, आपको ये कॉन्सेप्ट और ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, इफ टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज थ्राइस, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज थ्राइस इट्स रेस्ट मास एनर्जी। कोई पार्टिकल है जिसकी टोटल एनर्जी उसके रेस्ट मास एनर्जी की 3 गुनी है, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है ये आपको बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने आज की क्लास में सबसे पहले यही किया था कि टोटल एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी पार्टिकल का टोटल एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी कैसे निकाला जाए। तो देखिए फार्मूला क्या था, टोटल एनर्जी कह सकते हैं या टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी कह सकते हैं। इसका फार्मूला है आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन से आएगा, E इज इक्वल टू mc²। और जब टोटल एनर्जी आप निकालते हैं तो यहाँ जो मास होता है वो रिलेटिविस्टिक मास होता है। अब अगर हम रेस्ट मास एनर्जी की बात करें, रेस्ट मास एनर्जी, तो रेस्ट मास एनर्जी को अगर हम E0 बोलें तो E0 इज इक्वल टू m0c²। और अगर ये रेस्ट मास एनर्जी है तो जो मास m0 हमने लिखा है वो रेस्ट मास है। रेस्ट मास और रिलेटिव मास के बीच में क्या रिलेशन होता है ये हमने आपको बताया है, m इज इक्वल टू m0 और अपान √1 माइनस v² अपान c²। ये है रेस्ट मास और रिलेटिविस्टिक मास के बीच का रिलेशन। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि टोटल जो एनर्जी है वो रिलेटिविस्टिक एनर्जी की 3 गुनी है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी अब बताइए। तो अगर आप ये फार्मूला यहाँ लिखते हैं E इज इक्वल टू mc², तो टोटल एनर्जी की जगह पर आप इस रेस्ट मास एनर्जी का 3 गुना भी बोल सकते हैं, है ना, यही क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है। और रेस्ट मास जो है उसके लिए फार्मूला आप जानते हैं कि m0c², रेस्ट मास एनर्जी जो है, और ये mc² हो गया इस साइड।
देखिए सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा कि m इज इक्वल टू कितना है 3m0। यानी कि अगर रिलेटिविस्टिक एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी जो है वो रेस्ट मास एनर्जी की 3 गुनी है, तो जो रिलेटिविस्टिक मास होगा वो भी रेस्ट मास का 3 गुना होगा। लेकिन क्वेश्चन का कहना कुछ और है कि वो पार्टिकल की वेलोसिटी उनको चाहिए, पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए। तो पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे निकलेगी? तो ये जो m और m0 के बीच में रिलेशन होता है, इस रिलेशन को आप यूज कर लीजिए, क्योंकि इस फार्मूले में पार्टिकल की वेलोसिटी v आती है। तो जहाँ इसमें m लिखा हुआ है वहाँ पर हम ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं, रिलेटिविस्टिक मास का फार्मूला। तो m0, m की जगह पर m0 अपान 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 3m0 के। m0 से m0 कैंसिल हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर दीजिए, पार्टिकल की वेलोसिटी v की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बात आपको जो ध्यान रखनी है, ये तो आगे कैलकुलेशन है, अभी हम कर देंगे। ध्यान ये रखना है कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर में अगर ये रिलेटिविस्टिक मास है तो ये रिलेटिविस्टिक एनर्जी है या टोटल एनर्जी है, और इसकी जगह पर जब रेस्ट मास यूज करेंगे तो ये रेस्ट एनर्जी आ जाएगी। और टोटल एनर्जी में से रेस्ट एनर्जी या रेस्ट मास एनर्जी को डिफरेंस करने पर काइनेटिक एनर्जी आता है, ये भी ध्यान रखना है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमने पॉइंट आउट किया था। तो ये टोटल एनर्जी है, ये रेस्ट मास एनर्जी है, दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो जो बचेगा वो काइनेटिक एनर्जी आती है। फिलहाल यहाँ पर तो इन्हीं का रिलेशन आपस में दिया हुआ था, तो वेलोसिटी की कोई जरूरत, काइनेटिक एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। यहीं से आगे सॉल्व कर देंगे आप, तो आपके क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा यहाँ से। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, और स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, और इधर 3 का स्क्वायर 9, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान 9। दिस इम्प्लाइज दैट वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 1 अपान 9, कितना आ जाएगा 8 अपान 9। और v की वैल्यू आपको चाहिए तो सी स्क्वायर को इधर ले जाना पड़ेगा। तो सी स्क्वायर को जब इधर लेकर जाएंगे तो मिलेगा क्या, हम थोड़ा ऊपर सॉल्व कर दे रहे हैं, स्पेस की कमी है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका वी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपान 9 सी स्क्वायर के, और फिर से स्क्वायर रूट ले लीजिए तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v 8 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2√2, और 9 का स्क्वायर रूट 3, और सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट c आ जाएगा। यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें जो आपसे पूछ रहे थे कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, और आपको एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी के बीच का रिलेशन दिया था, उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2√2 अपान 3 इंटू सी। दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक है, तो ये भी आपने देखा कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जरूरी कॉन्सेप्ट है, आप नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर कॉमन सेंस भी यूज करेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन देने का ये फ़ायदा होता है, लेकिन ये फ़ायदा आपको पता है कि सिर्फ प्री तक काम करेगा, मेंस में ये काम नहीं करने वाला है। मेंस में आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है, और वो तभी आप कर पाएंगे जब आप डिटेल्ड नॉलेज रखते होंगे। तो अभी हम जो भी लेक्चर्स यहाँ अपलोड कर रहे हैं, जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसमें जो भी न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, हमारा अप्रोच अभी प्री को लेकर ही है। प्री क्वालिफाई होने के बाद, प्री का एग्ज़ाम होने के बाद फिर हम लोग मेंस के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि वो दिसंबर में आपका एग्ज़ाम आई थिंक है ना, 4 दिसंबर के आसपास की डेट है जीआईसी के लिए। पीजीटी का तो डेट भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, अभी तो फॉर्म ही चल रहा था। तो अभी हम प्री के हिसाब से ही सारी पढ़ाई कर रहे हैं, फिर मेंस के ऊपर जब आएंगे तो सारा कुछ डिटेल डिस्कशन यहाँ पर होगा, सारा डेरिवेशन डिस्कस होगा, तो उस अप्रोच के साथ पढ़ाई करेंगे। तो स्टिक ऑफ 1 मीटर लेंथ इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर एट स्पीड ऑफ 0.8 सी। मतलब एक स्टिक है, एक छड़ी है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, और वो 0.8 सी का मतलब आप समझ रहे हैं, सी के काफ़ी क्लोज। ये जो 0.8 है उसके बाद 0.9 होगा, उसके बाद 1 हो जाएगा। तो यानी सी स्पीड ऑफ लाइट के काफ़ी करीब ये स्पीड से 1 मीटर लंबा कोई स्टिक है, वो बहुत तेज़ी से ऐसे जा रहा है ऑब्जर्वर से दूर। तो ऑब्जर्वर विल सी द लेंथ ऑफ द स्टिक। तो आप जानते हैं एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ L हो, L0 हो, और वो रिलेटिविस्टिक स्पीड से चले, दैट इज़ उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के काफ़ी क्लोज हो, तो ऐसे केस में जब ये चलता है तो ऑब्जर्वर को ये छोटा दिखाई देता है, दैट मीन्स लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ दिखाई देता है। तो ये तो कन्फर्म है कि अगर रिलेटिविस्टिक स्पीड से कोई स्टिक जा रही है तो जो इसकी लेंथ हम ऑब्जर्व करेंगे, यानी ऑब्जर्वर जो भी इसकी लेंथ को ऑब्जर्व करेगा, दैट विल बी लेस दैन इट्स प्रॉपर लेंथ।
क्योंकि हमने आपको फार्मूला बता दिया था L इज इक्वल टू L नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। इसमें जो L नॉट है वो प्रॉपर लेंथ है और जो L है वो रिलेटिविस्टिक लेंथ है। हमने आपसे बताया था कि रिलेटिविस्टिक लेंथ विल ऑलवेज बी लेस देन प्रॉपर लेंथ, इसीलिए इसको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। तो अगर 1 मीटर लंबा वो स्टिक है तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद 1 मीटर से कम दिखेगा। ऑप्शन जिस तरीके से दिया हुआ है कॉमन सेंस यूज करिए, 1.6 मीटर, 1.25, 1 मीटर, तो 1 मीटर तो रहेगा नहीं, छोटा हो जाएगा ये, और ये दोनों बड़ी वैल्यूज हैं। तो चारों ऑप्शन में यही एक वैल्यू है जो 1 मीटर से कम है, तो यही पॉसिबल आंसर हो जाएगा आपका। तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चन में कहीं ये ऑप्शन होता, सपोज कि ये ऑप्शन भी होता नोटा, है ना, नन ऑफ दीज एबव, तो ये अगर चौथा ऑप्शन ये भी होता तो पॉसिबिलिटी ये थी कि हो सकता है कि 1 मीटर का कॉन्ट्रैक्टेड जो लेंथ है वो इससे थोड़ा ज़्यादा हो जाए या उससे भी थोड़ा कम हो जाए। तो एग्जैक्टली इतना ही आएगा, फिर ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा। लेकिन जैसा ऑप्शन गिवन है उसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं, सारे ऑप्शन, तीनों ऑप्शन रिजेक्टेड है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन अगर साथ में होता तो फिर आपको इस तरीके से L की वैल्यू, L नॉट की वैल्यू रखनी पड़ती, V की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो L नॉट और V की वैल्यू रखते और इसको सॉल्व करते तो L की वैल्यू आपको मिल जाती कि कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ कितना होगा एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पर हमने सॉल्व नहीं किया क्योंकि ऑप्शन से पता है कि 0.6 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 7 क्वेश्चन किए हैं। अभी और हम क्वेश्चंस करेंगे रिलेटिविटी टॉपिक के ऊपर, ताकि इस टॉपिक को लेकर जितना भी आपके मन में डर है वो सारा का सारा डर खत्म हो जाए और सारी चैप्टर से कहीं ज़्यादा बेहतर आपका ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाए। वैसे हम हर चैप्टर में अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम अपना बेस्ट दें, बट फिर भी उन सभी के कंपैरिजन में हम ये चाहते हैं कि थियरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर जो भी दिक्कत है आपकी वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और ये चैप्टर आपको सबसे आसान चैप्टर लगे। तो अभी सिर्फ 7 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, अभी और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आपका होमवर्क भी आपको देंगे हमेशा की तरह। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है कि एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या होते हैं ये थोड़ा जान लीजिए। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, ये भी याद रखिए। जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो E होता है सिंबल इसका, और इसके पास जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम माइनस में होता है इलेक्ट्रॉन के पास, और इसका जो मास होता है वो आप जानते ही हैं 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। तो जब आप पॉजिट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसे E माइनस लिखा जाता है, पॉजिट्रॉन की बात करते हैं तो वो E प्लस, यानी इसका जो चार्ज है वो प्लस में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और मास ऑफ पॉजिट्रॉन कितना, तो मास ऑफ पॉजिट्रॉन इज सेम एज दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों के मासेस सेम होते हैं, एकदम सिमिलर होता है, आप ये कह लीजिए एकदम सिमिलर होता है, सिर्फ चार्जेस का नेचर अपोजिट होता है। तो ये इसी वजह से एंटी पार्टिकल है, जब भी कभी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों ऐसे मिलते हैं तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए हमने लिखा है और ये पॉजिट्रॉन के लिए लिखा है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। तो कह रहे हैं जब दोनों मिलते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है एनिहिलेट कर देते हैं। आप एक कॉन्सेप्ट जरूर आपको आगे पढ़ाया जाएगा, अभी हम सिर्फ मेंशन कर देना है, पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन। पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन, इसमें होता क्या है, पेयर प्रोडक्शन में एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन दोनों प्रोड्यूस हो जाते हैं, है ना। जब गामा फोटॉन किसी मटेरियल एटम के न्यूक्लियस से टकराता है और उसके बाद क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन क्रिएट हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, तो इस फेनोमेनन को बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। यानी कि गामा फोटॉन यानी कि रेडिएशन यानी कि वेव कह लीजिए, तो वेव या जो रेडिएशन है या एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जैसे पार्टिकल को प्रोड्यूस कर सकती है। दैट मीन्स एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। और पेयर एनिहिलेशन जस्ट इसी का उल्टा है कि जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन दोनों मिलते हैं तो दोनों पार्टिकल हैं, दोनों मासेस हैं, और जब मिलते हैं तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, रेडिएशन निकल जाता है उसी के इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब कि मासेस जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो मास का एनर्जी में और एनर्जी का मास में कन्वर्जन पॉसिबल है। इसका आप कह लीजिए ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन।
ये जो क्वेश्चन है वो पेयर एनिहिलेशन के ऊपर बेस्ड है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं रेस्ट में, है ना, आराम से, रेस्ट में मतलब रेस्ट मास की बात करेंगे, रेस्ट में जब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो एक दूसरे को एनिहिलेट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और जब डिस्ट्रॉय करेंगे तो उसके इक्विवेलेंट कुछ एनर्जी निकलेगी। मास अगर डिस्ट्रॉय होगा तो उसके इक्विवेलेंट एनर्जी निकलेगी आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो वही पूछा जा रहा है कि जो एनर्जी रिलीज होगी उनके डिस्ट्रॉय होने पर वो एनर्जी कितनी रिलीज होगी। तो सीधा सा फार्मूला है, इस पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा, ये काम आएगा आपको एग्जाम में आगे, और कई क्वेश्चंस में ये ज़रूरत पड़ जाएगी इसकी। तो सबसे पहले तो आपको यही पता करना है कितना मास डिस्ट्रॉय हुआ है, इसको हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। जितना मास डिस्ट्रॉय होता है उसको मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो मास डिफेक्ट कितना हुआ, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों डिस्ट्रॉय हुए थे, तो दोनों का मास खत्म हो गया, पूरी तरह से गायब हो गया और रेडिएशन या एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो इलेक्ट्रॉन का मास और पॉजिट्रॉन का मास तो सेम होता है, तो कितना मास डिस्ट्रॉय हुआ, दैट इज मास डिफेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ पॉजिट्रॉन, यानी 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ये हुआ मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो जैसे E=mc² आप फार्मूला यूज़ करते हैं, तो यही m जो है वो डेल्टा m है और यही जो E है वो रिलीज्ड एनर्जी है। अगर इस m की जगह पर हम ये मास डिफेक्ट यूज़ करते हैं तो ये मास डिफेक्ट की वजह से प्रोड्यूस या रिलीज होने वाली एनर्जी मिल जाएगी आपको मास एनर्जी रिलेशन से। मास अगर डिस्ट्रॉय होगी तो कितना एनर्जी मिलेगा, या एनर्जी को अगर आप मास में कन्वर्ट करेंगे कितना मास बनेगा। तो डेल्टा E इज इक्वल टू, ये डेल्टा m आपने यहाँ निकाल लिया है, 2 × 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू c² और c की वैल्यू 3 × 10⁸ और इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये 9 हो जाएगा और 9 × 2 18 हो जाएगा, या तो ऐसे कर लीजिए 9 × ये 9.1, तो 9 × 9.9 1 जा 9 और 9 9 जा 81 और ये डेसिमल, और इंटू में 10 पावर यहाँ से कितना आ जाएगा 16 और यहाँ से कितना है ये -31, तो 16 में कितना जोड़ देंगे 31 आ जाएगा 5 यानी 15, तो कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस में 15 और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और 3 2 8 जा 16 और ये आ जाएगा इंटू 10 पावर -15 और ये आंसर किस में आ जाएगा जूल में। यानी आपका आंसर आ गया 163.8 इंटू 10 पावर -15 जूल। और कोई भी ऑप्शन इस टाइप का नहीं है, जितने भी ऑप्शन है वो 10 पावर 13 प्लस या माइनस है। तो पहली बात तो आप इस डेसिमल को इधर ले आइए तो कितना आ जाएगा 1.63 इंटू 10 पावर ये 2 बन जाएगा और ये 10 पावर -15 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1.63 इंटू 10 पावर +2 -15 यानी -13 जूल। यानी कि जो एनर्जी रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के डिस्ट्रॉय होने एनिहिलेट होने की वजह से वो होगी 1.63 इंटू 10 पावर -13 जूल। और 1.63 टाइप का कुछ नहीं दिया हुआ, 62 दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन मैच कर लेंगे तो पहला ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पेयर एनिहिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन या कभी भी कोई पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल दोनों जब मिलते हैं तो डिस्ट्रॉय होकर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पेयर एनिहिलेशन। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का ये एक एग्जाम्पल था। और मास डिफेक्ट और एनर्जी के बीच का रिलेशन ये है रिलीज्ड एनर्जी का। इसमें अगर मास डिफेक्ट की वैल्यू आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि उसके करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी वहाँ पर रिलीज होने वाली है। तो मास डिफेक्ट आप याद रखिएगा, एक बड़ा ज़रूरी चीज़ है कि अगर मास डिफेक्ट कितना हो 1 AMU, AMU समझते हैं, 1 AMU मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये मास की एक वैल्यू है। और ये इतना मास जब डिस्ट्रॉय होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो याद रखिएगा 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना थोड़ा सा मास जब डिस्ट्रॉय होता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि 1 AMU के करस्पॉन्डिंग ये रिलीज्ड होने वाली एनर्जी है। तो चूँकि ये बहुत फेमस वैल्यू है इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं। कई जगहों पर 931.5 जो है वो 0.5 नहीं भी रहता है, तब भी आप समझिए वो वैल्यू सेम है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया और उससे रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें आपने देख ली। क्वेश्चन नंबर 9, द वेलोसिटी एट विच द रिलेटिविस्टिक मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल बिकम्स ट्वाइस, 2 गुना हो जाता है इट्स न्यूटोनियन मोमेंटम। यहाँ 2 शब्द आ गए, एक न्यूटोनियन मोमेंटम है और एक रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है। तो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का मतलब ये कि जब पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड के रेंज की हो
उस टाइम मोमेंटम को रिलेटिविस्टिक मोमेंटम बोलेंगे, एनर्जी को रिलेटिविस्टिक एनर्जी बोलेंगे। और जब पार्टिकल की स्पीड बहुत कम हो, बहुत कम मतलब जितना डेली लाइफ में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जैसे ट्रेन की स्पीड हो गई, गाड़ी मोटर की स्पीड हो गई, हम लोग की स्पीड हो गई, बॉल की स्पीड हो गई, ये सब नॉर्मल स्पीड है। तो डेली लाइफ में जो स्पीड होता है उसके करस्पॉन्डिंग जब आप बॉडी का मोमेंटम निकालते हैं तो उसको हम न्यूटोनियन मोमेंटम कहते हैं। और न्यूटोनियन मोमेंटम क्यों कहते हैं? क्योंकि when v is very less than c, that is डेली लाइफ की स्पीड की अगर हम बात करें तो जो हम फिजिक्स इसके लिए पढ़ते हैं दैट इज न्यूटोनियन फिजिक्स, या इसी को और क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। तो न्यूटन के जितने भी रूल्स हैं, जितने भी लॉज हैं, उसको लेकर जो फिजिक्स बनी है, पूरी फिजिक्स को हम न्यूटोनियन फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। और ये फिजिक्स तभी काम करती है, तभी होल्ड करती है व्हेन v इज़ मच मच लेस देन c। तो डेली लाइफ में जो स्पीड होती है उसके लिए ये फिजिक्स काम करता है। लेकिन अगर वो स्पीड इज़ कंपेरेबल टू c, तो ऐसे केस में ये आपका लागू नहीं होगा। तो ऐसी फिजिक्स को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिविस्टिक फिजिक्स या रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। ठीक है, रिलेटिविस्टिक्स मैकेनिक्स। इसमें न्यूटन्स के लॉज होल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड के जैसी हो जाए, उसके कंपेरेबल हो जाए, तो फिर ये न्यूटन के लॉज काम नहीं करते। तो यही क्वेश्चन में दिया गया है कि न्यूटोनियन मोमेंटम किसी बॉडी का और उसी बॉडी का रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, इसमें एक रिलेशन बता रहे हैं कि जो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है वो न्यूटोनियन मोमेंटम का अगर 2 गुना हो जाए तो पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी ऐसी कंडीशन में। तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं न्यूटोनियन मोमेंटम। न्यूटोनियन मोमेंटम अगर किसी बॉडी का निकालना है, न्यूटोनियन मोमेंटम देखिए, न्यूटोनियन मोमेंटम अगर आप निकालना चाहते हैं तो सिंपल सा फार्मूला मोमेंटम का जो होता है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। तो न्यूटोनियन मोमेंटम है तो हम इसको पी नॉट करके बोल रहे हैं, या P1 P2 कर सकते हैं। P1 इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, और ये मास कौन सा? तो इसको आप रेस्ट मास बोल सकते हैं, या नॉर्मल जो मास होता है ऑब्जेक्ट का स्मॉल स्पीड पर, ये वो है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, इसको हम m नॉट बोल रहे हैं। और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम अगर निकालेंगे, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम मतलब जब उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, ऐसे केस में जब आप मोमेंटम निकालेंगे उसको हम P2 बोल रहे हैं। दैट इज़, अब यहाँ पर ये m नॉट यूज नहीं होगा, क्योंकि जब रिलेटिविस्टिक स्पीड की बात आती है तो जो बॉडी का मास होता है वो भी रिलेटिविस्टिक मास हो जाता है, यानी कन्वर्ट हो जाता है m में। और अब ये वाली वेलोसिटी क्या है? v है। तो ये जो आया है m, ये m ये वाला m नहीं है, ये m जो है वो इस m से अलग है। आप इनके बीच का रिलेशन जानते हैं, m इज इक्वल टू होता है m नॉट अपान √1 माइनस v स्क्वायर अपान c स्क्वायर। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूटोनियन मोमेंटम। तो न्यूटोनियन मोमेंटम P1 और इसके 2 गुने के बराबर है उस बॉडी का रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। तो अब देखिए क्या करेंगे, P2 की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से m इंटू वी, और 2 रखिए, P1 की वैल्यू रखिए m नॉट इंटू वी। और ये जो m इंटू वी है, इसमें m की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं? m नॉट अपान √1 माइनस वी स्क्वायर अपान c स्क्वायर इंटू, यहाँ से v आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 2 इंटू m नॉट और v, ये v से ये v कैंसिल, और m नॉट से m नॉट भी कैंसिल। इसी को सॉल्व करिए, इसको इस साइड ले जाइए, इसको इस साइड, और स्क्वायर वगैरह करिए, तो आपको मिलेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान 4। दिस इम्प्लाइज दैट वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इज इक्वल टू, वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 1 अपान 4, और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे, तो 3/4। और v की वैल्यू आपको चाहिए थी, पार्टिकल की स्पीड कितनी हो गई ये बतानी थी आपको। पहले स्पीड v थी और बाद में स्पीड जब बहुत ज़्यादा हुई तो जो मास है वो तो कन्वर्ट हो गया ना, मास जो है रिलेटिविस्टिक मास में चेंज हो गया। और मास और रिलेटिविस्टिक मास के बीच का रिलेशन हमको पता है, और लीनियर ये न्यूटोनियन मोमेंटम और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का रिलेशन क्वेश्चन में गिवन था। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये कंडीशन बनाया, P2 P1 की सारी वैल्यूज़ को पुट करी, फिर m की जगह पर m नॉट के हिसाब से वैल्यू को पुट किया। अब इसी को सॉल्व करके v की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ से देखिए वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इक्वल टू 3/4, तो वी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका 3/4 सी स्क्वायर।
और इसका अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो v इज इक्वल टू आ जाएगा √3/2 इंटू सी। यानी पार्टिकल की स्पीड अगर लाइट की स्पीड का √3/2 गुना हो जाए तो उसका जो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम होगा वो न्यूटोनियन मोमेंटम का 2 गुना हो जाएगा, यानी ये वाला कंडीशन तब होल्ड करेगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से पॉइंट आउट कर देता हूँ। न्यूटोनियन मोमेंटम का मतलब कि नॉर्मल सा जब रेस्ट मास जो ऑब्जेक्ट का होता है अगर आप उसको यूज़ करते हैं तब जो मोमेंटम आएगा उसको न्यूटोनियन मोमेंटम बोलते हैं, यानी कि v मच लेस देन c के केस में बात कर रहे हैं। और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का मतलब व्हेन v इज कंपेरेबल टू c तब की बात कर रहे हैं। तो ये हुआ न्यूटोनियन मोमेंटम का कॉन्सेप्ट, ये हुआ रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। रिलेटिविस्टिक मोमेंटम में जो मास यूज़ करेंगे दैट इज रिलेटिविस्टिक मास, और ये मास और इस मास के बीच का ये रिलेशन होता है, और इन दोनों मोमेंटम के बीच का रिलेशन क्वेश्चन में गिवन है। तो P2 इक्वल टू 2P1 क्वेश्चन के कंडीशन से P2 का फार्मूला P1 का फार्मूला रख दिया, और ये मास जो रिलेटिविस्टिक मास है उसको हमने रेस्ट मास के बीच का जो रिलेशन होता है वहाँ से वैल्यू रख दी। इसी को सॉल्व कर दिया तो आपको मिल गया v इज इक्वल टू √3/2 इंटू सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन जो हम आपको बताएंगे, इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो आपके होमवर्क होंगे। तो लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। इफ 3.6 ग्राम ऑफ मैटर मतलब कि मटेरियल इज कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू एनर्जी, यानी ये जो मास है 3.6 ग्राम, इस मास को एनर्जी में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए, देन द इलेक्ट्रिसिटी दैट कुड बी ऑब्टेन्ड इट फ्रॉम इट शुड बी, यानी कि 3.6 ग्राम मटेरियल को अगर किसी भी तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट करें तो जो एनर्जी प्राप्त होगी, अगर उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो कितने एनर्जी हमको प्राप्त होगी, ये आपको बतानी है इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और सारे ऑप्शन किस में हैं? किलोवाट आवर में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को किलोवाट आवर में मेज़र किया जाता है अक्सर। तो चलिए कन्वर्ट करके देख लेते हैं। ये तो वही क्वेश्चन है आपका, मास एनर्जी रिलेशन पर बेस्ड है कि मास को डिस्ट्रॉय करेंगे तो कितनी एनर्जी मिलेगी। तो फार्मूला आपके पास पहले से मौजूद है, डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा mc²। ये मास डिफेक्ट क्वेश्चन में दिया है कितना, 3.6 ग्राम, लेकिन अगर आप अपना आंसर MKS सिस्टम में चाहते हैं तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट इज 3.6 इंटू 10⁻³ यानी 1000 से भाग किया हमने, और ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो एनर्जी निकाल लीजिए कि इतने मास से कितनी एनर्जी मिलेगी। डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा m यानी 3.6 इंटू 10⁻³ इंटू c², c मतलब 3 इंटू 10⁸ और इसका स्क्वायर, तो यह आ जाएगा आपका 3.6 इंटू 10⁻³ यहाँ से 9 इंटू 10⁻16। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 8 इंटू 2 हो जाता है, पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाते, 16 आ जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई इसमें कर दें, या तो ऐसे रहने दीजिए 3.6 इंटू 9 इंटू 10⁻³ प्लस 16 प्लस 13 आ जाएगा, और ये किस में आंसर आ जाएगा? जूल में। यानी आपने ये तो पता कर लिया कि इतना मास जब डिस्ट्रॉय होगा तो कितनी एनर्जी क्रिएट होगी, लेकिन ये एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट की जा रही है, इसीलिए सारे ऑप्शन किलोवाट आवर में है। तो किलोवाट आवर और जूल के बीच का रिलेशन याद रखिए, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद रखिए। तो ये जो एनर्जी है, यानी जो जूल में वैल्यू है, अगर आप इस जूल वाली वैल्यू को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस पूरी वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड करना पड़ेगा? आप ऐसे समझ लीजिए, अगर हम यहाँ से 1 जूल की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा 1/3.6 इंटू 10⁻6 और क्या? किलोवाट आवर। तो अगर 1 जूल में इतना किलोवाट आवर है तो इतने जूल में कितना किलोवाट आवर होगा? तो यानी इसमें आपको इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब कि ये तो पूरा टर्म अपान में है, दैट मीन्स डिवाइड करेंगे आप। यानी डेल्टा ई जब आप निकालेंगे 3.6 इंटू 3.6 इंटू 9 भी है और 10⁻13, और ये जो जूल है 1 जूल, इस 1 जूल की जगह पर हम ये लिख सकते हैं कि 1/3.6 इंटू 10⁻6, और इसके साथ में अब ये क्या आ जाएगा? किलोवाट आवर। तो जूल वाली वैल्यू को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है तो आप कह सकते हैं कि 3.6 इंटू 10⁻6 से डिवाइड करेंगे, या आप कह सकते हैं कि 1/3.6 इंटू 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रीजन सेम है, रिजल्ट सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 9 को 9 आप रहने दीजिए,
13 ये है और ये ऊपर जाके माइनस होगा 6, 13 माइनस 6 करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा आपका 9 इंटू 10 पावर, ये आ जाएगा 7 और यूनिट क्या होगा किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। तो 9 इंटू 10 पावर 7 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट होगी, यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 10 क्वेश्चन हमने बहुत ही अपनी तरफ से हमने अपना बेस्ट कोशिश किया है कि आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आए और डिफरेंट के टाइप के क्वेश्चन हमने आपको कराए, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट आपको लेक्चर के दौरान थियरी के दौरान ना समझ में आए हों वो आपको न्यूमेरिकल करते टाइम चीज़ें क्लियर हो जाए। जो भी उसके अंदर के जो सब टॉपिक्स आ जा रहे हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स आ रहे हैं, वो भी हम साथ में मेंशन करते हैं, ताकि हर एक क्वेश्चन के साथ 2-4 और बातें आपको पता चलती रहें। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमने सॉल्व किए हैं। अब इसके बदले आपको हम 2-3 होमवर्क देते हैं, जिसको आप हमेशा की तरह जैसे आप लोग सॉल्व करते आ रहे हैं सॉल्व करिएगा और आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आपका होमवर्क। तो आपका जो होमवर्क है उसका सबसे पहला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ये आपको हम दे रहे हैं होमवर्क के लिए, इनको तीनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, द मास एनिहिलेशन इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस इज 0.3%। 0.3% मास एनिहिलेशन हो रहा है। द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय एनिहिलेशन ऑफ 1 किलोग्राम मास विल बी। 1 किलोग्राम मास अगर डिस्ट्रॉय हो और मास के डिस्ट्रॉय होने का एनिहिलेट होने का जो परसेंटेज है वो 0.3% है, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी ये आपको बतानी है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 2.7 इंटू 10 पावर 15, 2.7 10 पावर 18, 2.7 10 पावर 14, 2.7 10 पावर 16, सारी यूनिट जो है वो जूल में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करिएगा, ऑप्शन बताइएगा। और क्वेश्चन नंबर 2, और ध्यान रखिए ऑप्शन जो है आप ABCD मत बोलिएगा, आप कोशिश करिए कि ये ऑप्शन ही अगर ये वैल्यू ही लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 2 photons आर इमिटेड इन अपोजिट डायरेक्शंस बाय अ लाइट सोर्स। एक लाइट सोर्स से 2 फोटोन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। द वेलोसिटी ऑफ फोटोन रिलेटिव टू अदर इज, यानी एक फोटोन की वेलोसिटी दूसरे फोटोन के रिस्पेक्ट में कितनी होगी ये आपको बतानी है। ऑप्शन है 0, C, 2C और C²। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, the rest mass of an electron is 9.0 into 10 power minus 28 gram if it is moving with a velocity equal to 4/5 of speed of light। अगर इसकी स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड का 4/5 है, then its effective mass will be, इफेक्टिव मास कितना होगा ये आपको बताना है। रेस्ट मास दिया हुआ है 9.0 इंटू 10 पावर माइनस 28 ग्राम। ऑप्शंस आर 36 10 पावर माइनस 28 ग्राम, 45 10 पावर माइनस 28 ग्राम, 7.5 10 पावर माइनस 28 ग्राम और 15.0 इंटू 10 पावर माइनस 28 ग्राम। तो ये तीनों क्वेश्चंस थियरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर बेस्ड आपके होमवर्क के लिए हैं। ये बात भी ध्यान रखना है कि आराम हराम है, आराम आपको नहीं करना है तब तक जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। ठीक है, और ये क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई देना है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है हम आपको रिप्लाई करेंगे कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। दूसरी बात कि हमारे लेक्चर्स अगर आपको पसंद आ रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में इस बारे में भी बोला करिए, बताया करिए कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है। तो जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छी नहीं लग रही होंगी या कोई कमी होगी आपके अनुसार, तो आप उसको ज़रूर फीडबैक में आप हमको बताइए, ताकि अगले लेक्चर में हम कोशिश करें कि वो कमी को, उस समस्या को हम दूर कर दें। ठीक है, और आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिनको नहीं पता है उनके साथ आप लेक्चर को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक धन्यवाद।